प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 क्लास 12 विषय अर्थशास्त्र का मॉडल प्रश्न पत्र जेसीईआरटी द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग अर्थशास्त्र मॉडल प्रश्न पत्र सेट 3 के उत्तर को जानेंगे, समझेंगे। वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक का आंसर रहेगा और दूसरे पार्ट के वीडियो में 15 से 19 प्रश्न। कहने मतलब है अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय के प्रश्न पार्ट 1 में बताएंगे और अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को समझेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। सेट 1 और 2 का वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पहुंच सकते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करके भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। निर्देशन को पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधि है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। अगला क्वेश्चन है, आय के चक्रीय प्रवाह में अंतक्षेपण या भरण क्या है? तो अंतक्षेपण या क्षरण या वापसी, मतलब अंतक्षेपण बोलिए, क्षरण बोलिए या वापसी, वे प्रवाह चर हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया अर्थात आय सृजन प्रक्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें बचत, आयात, सरकार द्वारा लगाए गए कर हैं। इन सभी चर अर्थव्यवस्था में आय प्रवाह को कम करते हैं, मतलब जिनसे मेरा आय घटता है। जैसे अगर हम बचत कर लेंगे, आयात करेंगे, बाहर से सामान मांगेंगे या सरकार को टैक्स के रूप में दे देंगे, तो इससे मेरा आय क्या होगा? क्षरण होगा, घटेगा। भरण, भरण या समावेश, वे प्रवाह, यहाँ प्रवाह होगा, प्रवाह चर है जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि करते हैं। इसमें निवेश, निर्यात, सरकारी एवं परिवार क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय है। इसके फलस्वरूप विकास प्रक्रिया में वृद्धि होती है, मतलब जिससे मेरा आय बढ़ेगा या देश का आय बढ़ेगा, वो भरण या समावेश कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की परिभाषा दीजिए। तो कानूनी तौर पर मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसे कानून द्वारा विनिमय का माध्यम घोषित किया जाए। कागजी नोट तथा सिक्के, जिन्हें सामूहिक रूप में करेंसी कहा जाता है, कानूनी तौर पर मुद्रा है। कोई व्यक्ति इन्हें विनिमय माध्यम के रूप में स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। मतलब जिस चीज़ को सरकार है सो मुद्रा घोषित कर देगी, उसको कानूनी मान्यता दे देगी, वो वस्तु मुद्रा कहलाएगा। जैसे ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, ये सब भी मुद्रा के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। कागजी नोट और सिक्कों को हम लोग करेंसी कहेंगे और इससे कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता इसको स्वीकार करने से। अगला क्वेश्चन है, स्वायत्त उपभोग को परिभाषित कीजिए। स्वायत्त उपभोग मतलब होता है स्वयं द्वारा जो उपभोग किया जाता है, लेकिन हम लोग परिभाषा के रूप में देखते हैं। स्वायत्त उपभोग को उन खर्चों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उपभोक्ताओं को तब भी करना चाहिए जब उनके पास कोई डिस्पोजेबल आय ना हो, मतलब जब उसके पास कोई आय नहीं होता है तो भी वो उपभोग करता है। किसी भी समय किसी उपभोक्ता के पास कितनी आय या धन है, इसकी परवाह किए बिना कुछ सामान खरीदने की आवश्यकता है। जब कोई उपभोक्ता के पास साधन कम होता है तो इन आवश्यकताओं के लिए भुगतान उन्हें उधार लेने या उन धन तक पहुंचने के लिए मजबूर कर सकता है जो वे पहले बचत कर रहे थे। कहने मतलब है कि हमको जिंदा रहने के लिए उपभोग करना आवश्यक है। अब मेरे पास पैसा हो चाहे ना हो, अगर पैसा नहीं है तो हमको उधार लेकर या मेरे द्वारा पहले से बचत किया हुआ या मेरे बाप दादा द्वारा छोड़ी गई संपत्ति से हम लोग उपभोग कर सकते हैं, वो स्वायत्त उपभोग कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजीगत प्राप्ति से आप क्या समझते हैं? तो पूंजीगत प्राप्तियां क्या है? तो पूंजीगत प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार की देयता उत्पन्न होती है या परिसंपत्ति कम होती है। अगला क्वेश्चन है, आयात की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो आयात, जिसे अंग्रेजी में इंपोर्ट कहते हैं, इसका समान अर्थ होता है कि किसी भी अन्य देश से अपने देश में कुछ मंगाना। विश्व के सभी देश
एक दूसरे से व्यापार करते हैं। इस व्यापार में एक देश दूसरे देश से या तो कुछ खरीदता है या उस देश को कोई वस्तु बेचता है। कई बार हमने अपने देश में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए या कई बार किसी वस्तु के निर्माण के लिए कच्चा माल के लिए दूसरे देशों से उन वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। तो कई बार विदेशों से सर्विस के लिए भी एक देश दूसरे देश को मूल्य चुकाना पड़ता है। अतः वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा हम किसी दूसरे देश से सेवाएं, कच्चा माल, वस्तुएं या अन्य कोई भी सामान पैसे चुकाकर प्राप्त करते हैं अर्थात खरीदारी करते हैं, आयात या इंपोर्ट कहलाता है। फॉर्मूला है M बराबर MY या DM/DY ग्रेटर देन 0। कहने मतलब है जो आयात है वो आय पर निर्भर करता है। और आयात को हम लोग सरल भाषा में जानेंगे। अगर हम दूसरे देश से कोई भी सामान मंगवाते हैं किसी भी रूप में, वस्तु के रूप में, सेवा के रूप में, तो वो आयात कहलाएगा। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के क्वेश्चन को देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, बाह्य क्षेत्रक का वर्णन कीजिए। तो अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र में हम लोग फर्म और परिवार को जानते हैं। जब तीसरा क्षेत्र शामिल होता है तो सरकारी क्षेत्र शामिल हो जाता है, तो 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होता है। और जब विदेशी क्षेत्र शामिल हो जाता है तो 4 क्षेत्र अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो जो विदेशी क्षेत्र होता है इसी को हम लोग बाह्य क्षेत्र कहते हैं, जैसे फर्म, सरकारी क्षेत्र, परिवार और विदेशी क्षेत्र। ये हो गया 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, तो हमारा उत्पादक क्षेत्र शेष विश्व को अर्थात विदेशी क्षेत्र को वस्तु और सेवाओं का निर्यात करता है। इसके फलस्वरूप निर्यात प्राप्तियों के रूप में मौद्रिक प्रवाह विदेशी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। दूसरा है, हमारे उत्पादक विदेशी क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं का आयात करते हैं। इसके फलस्वरूप आयात भुगतान के रूप में मौद्रिक प्रवाह उत्पादकों से शेष विश्व की ओर होता है। तीसरा, हमारे निवासी विदेशी क्षेत्र से उपहार या हस्तांतरण भुगतान प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार वे विदेशी क्षेत्र के निवासियों को उपहार या हस्तांतरण भुगतान प्रदान करते हैं। चौथा है, हमारे निवासी विदेशी क्षेत्र से जो साधन सेवाएं प्रदान करते हैं उसके बदले में वे साधन भुगतान प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हम विदेशी क्षेत्र को उसकी साधन सेवाओं के बदले में साधन भुगतान करते हैं। और आपको ये चित्र बना देना है। इस चित्र को वीडियो रोककर बढ़िया से बना लीजिएगा। जिधर आपका तीर लगा हो, यहाँ देखिए तीर का एरो जो लगा हुआ है ये बताता है कि आय इसके पास आया, और फिर यहाँ तीर लगा है, इसका मतलब है कि कर और लगान के रूप में ये सरकारी क्षेत्र इससे फर्म से आय ले लिया। उसी तरह जब निर्यात प्राप्तियाँ मतलब विदेशी क्षेत्र से आय कहाँ जाएगा, फर्म की ओर, और जब आयात के लिए भुगतान तो आय इसके पास आएगा, मतलब जो हम आयात करेंगे उसका बदले में भुगतान करेंगे। उसी तरह ये परिवार क्षेत्र की ओर जाएगा। तो इस चित्र को बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्यापार अधिक और व्यापार घाटा में क्या अंतर है। तो व्यापार संतुलन या व्यापार आधिक्य, तो सबसे पहले हम लोग व्यापार संतुलन को जानते हैं। तो व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि में निर्यात और आयात के प्रवाह को मापता है। व्यापार संतुलन की धारणा का अर्थ यह नहीं है कि निर्यात और आयात एक दूसरे के साथ संतुलन में है। यदि कोई देश आयात से अधिक मूल्य का निर्यात करता है तो उसके पास व्यापार अधिक या सकारात्मक व्यापार संतुलन होता है, और इसके विपरीत यदि कोई देश निर्यात से अधिक मूल्य का आयात करता है तो उसका व्यापार घाटा या नकारात्मक व्यापार संतुलन होता है। कहने मतलब है कि जितना भी दृश्य मदों को हम लोग अगर बाहर से मंगाते हैं या बाहर भेजते हैं तो वो व्यापार कहलाता है। तो व्यापार संतुलन में क्या होगा, अगर हम लोग आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन होगा। मतलब केवल दृश्य मदों का, जिसको हम लोग देख सकते हैं जो सामान को, वो सब व्यापार संतुलन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूंजीगत वस्तुओं की धारणा को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो एक पूंजीगत वस्तु व्यापार या सरकार में संपत्ति का एक टुकड़ा है जो कई वर्षों तक चलेगी और संभवतः वर्षों के दौरान भी वित्त पोषित होगी, जबकि नकदी के आधार पर पूंजीगत वस्तुओं को खरीदना संभव है। संभावना है उन वस्तुओं की बचत समय के साथ हुई। पूंजीगत वस्तुओं के कुछ सामान्य उदाहरणों में
इमारतों और अविकसित अचल संपत्ति शामिल है। खास कर व्यवसायों या सरकारों के लिए सड़कें और पुल भी पूंजीगत वस्तुएं हैं जो आमतौर पर सरकार के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली की एक पूर्व शर्त है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से अभिप्राय यह है कि किसी एक व्यक्ति की वस्तु दूसरे की आवश्यकता को और दूसरे व्यक्ति की वस्तु पहले की आवश्यकता को पूरा करती है, किंतु यह एक दुर्लभ घटना है। वास्तव में यह बहुत ही कठिन है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे आपके घोड़े की आवश्यकता हो और उसके पास देने के लिए गाय हो जिसकी आपको आवश्यकता है। अतः वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय बहुत ही सीमित स्तर पर हुआ करता था। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा के आविष्कार का उद्देश्य वस्तु के विनिमय के अंतर्गत विनिमय को बंधन मुक्त करना था। कहने मतलब है कि वस्तु के रूप में अगर हम लेन देन करते हैं तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। अब मेरा वस्तु कौन लेने के लिए तैयार है और जो हमको आवश्यकता है वो उसके पास होना चाहिए। दोनों की आवश्यकता जब मिलेगी तभी वस्तु विनिमय प्रणाली से विनिमय होगा, जो बहुत कठिन कार्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याशित उपभोग और यथार्थ उपभोग में क्या अंतर है। तो आय का वह भाग जिसे वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। उपभोग आय पर निर्भर करता है, जिसका फॉर्मूला होता है C = फंक्शन ऑफ वाई, मतलब उपभोग आय पर निर्भर करता है। जब कोई उपभोक्ता दिए गए समय में जितना उपभोग करने का आशा करता है उसे हम प्रत्याशित उपभोग कहते हैं, जबकि उपभोक्ता को भिन्न भिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मतलब सोचा हुआ उपभोग कि हम 10 रोटी हम खाएंगे, तो जो सोचा हुआ उपभोग होगा वो प्रत्याशित उपभोग कहलाएगा। भिन्न भिन्न सामना करना पड़ता है जिससे उसका उपभोग प्रभावित हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि वास्तविक उपभोग उस उपभोग को कहते हैं जो वास्तव में उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया जाता है। वास्तविक उपभोग प्रत्याशित उपभोग से भिन्न हो सकता है। वास्तविक उपभोग प्रत्याशित उपभोग से ज़्यादा, कम या बराबर हो सकता है। मान लिया कोई उपभोक्ता उपभोग्य पदार्थों पर 100 रुपये खर्च करने का इच्छा रखता है, जो इसका प्रत्याशित उपभोग है, लेकिन परिस्थितियों के कारण यह उतना राशि उस वस्तु पर खर्च नहीं कर पाता, जिससे उसका वास्तविक उपभोग कम हो जाता है। मतलब 10 रोटी खाने का सोचा है तो वो प्रत्याशित उपभोग होगा, और खाया कितना, 2 ही रोटी, तो वो हो गया वास्तविक उपभोग। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वस्तु क्या है या निजी वस्तु से किस प्रकार भिन्न है। तो सामाजिक या सार्वजनिक वस्तुओं को परिभाषित करते हुए डॉक्टर मसग्रेव ने कहा है, सामाजिक वस्तुएं ऐसी विशिष्ट वस्तुएं होती है जो उपभोग में गैर प्रतियोगी हो, ताकि इनसे समाज के सभी सदस्यों द्वारा समान लाभ उठाए जा सकते हो। इन वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता की पृथकता सामान्यता वांछनीय नहीं होती और अनेक परिस्थितियों में संभव भी नहीं होती है। निजी वस्तुओं का उपभोग सामूहिक नहीं होता, अर्थात जो व्यक्ति निजी वस्तुओं के मूल्य का भुगतान नहीं करता है वह वस्तु के उपभोग से भी वंचित रहता है। इसके विपरीत सामाजिक वस्तुओं का प्रयोग सामूहिक होता है, अर्थात इन वस्तुओं का लाभ सभी को समान रूप से प्राप्त होता है और मूल्य का भुगतान न करने वाले व्यक्ति को भी इसके उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। कहने मतलब है कि सार्वजनिक वस्तु सभी को समान मानकर होता है, लेकिन जो निजी उपभोग वस्तु होता है वो मूल्य चुकाकर ही करना पड़ता है। अगर आप मूल्य उस वस्तु का नहीं चुकाएंगे तो आप उपभोग से वंचित रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य निश्चित समय में होने वाले आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन या व्यापार शेष कहते हैं। इस प्रकार व्यापार संतुलन से आयात निर्यात में केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। दृश्य मदें वे वस्तुएं जिनका लेखा जोखा बंदरगाहों, हवाई अड्डों, सीमा चौकियों आदि पर रखा जाता है। बेनहम के अनुसार किसी देश का व्यापार संतुलन वह संबंध है जो एक निश्चित समयावधि में उसके आयातों तथा निर्यातों के मूल्यों के बीच पाया जाता है। व्यापार संतुलन की 3 स्थितियां हो सकती है, यथा अनुकूल व्यापार संतुलन, प्रतिकूल व्यापार संतुलन और साम व्यापार संतुलन।
इनका विवेचन इस प्रकार है। अनुकूल व्यापार संतुलन क्या है? तो अनुकूल व्यापार संतुलन से आशय उस स्थिति से जब आयातों की तुलना में निर्यात अधिक हो। दूसरे शब्दों में वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त होने वाली राशि वस्तुओं के आयात के लिए किए गए भुगतान से अधिक हो। दूसरा है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। प्रतिकूल व्यापार संतुलन से आशय उस स्थिति से जब निर्यातों की तुलना में आयात अधिक हो। दूसरे शब्दों में वस्तुओं के आयात के लिए किए गए भुगतान वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त राशि से अधिक हो। और तीसरा है साम्य व्यापार संतुलन। तो साम्य व्यापार संतुलन से अभिप्राय विदेशी व्यापार की उस दशा से है जिसमें किसी वर्ष में देश के आयातों का मूल्य निर्यातों से प्राप्त राशि के बराबर हो। प्रायः ऐसी स्थिति देखने में नहीं आती जब आयात और निर्यात दोनों बराबर हो। तो बच्चों थोड़ा सा स्पीड बताएं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। आप लोग इसको देख देख के नोट कर लीजिएगा, याद कीजिए, परीक्षा में अच्छे अंकों से पास कीजिए। यही दुआ है मेरी। जय हिंद, जय भारत।